नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम अंग्रेजी ग्रामर के एक बेहद दिलचस्प और सच कहें तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हिस्से को डिकोड करने वाले हैं। भाषा कोई रटे रटाए नियमों की किताब थोड़ी है। ये तो एक जीती जागती चीज है जो हर पल हमारे साथ सांस लेती है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ना, वो इसी जीवंतता के बिल्कुल केंद्र में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी वर्तमान को शब्दों में ढालने और हमारे आसपास जो दुनिया लगातार चल रही है उसकी एक सजीव तस्वीर खींचने का सबसे बेहतरीन तरीका। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, जब कोई घटना बिल्कुल इसी सेकंड, ठीक इसी पल घटित हो रही हो, तो उसे हम शब्दों में कैसे बांधेंगे? देखिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता, है ना? और हमारी भाषा को भी इस पल पल बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होता है। जब वर्तमान क्षण की उस जल्दबाजी, उस अभी वाले एहसास को जाहिर करने की बात आती है, तो हमें एक बहुत ही खास स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की असली अहमियत समझ में आती है। ये हमें बिल्कुल अभी की सटीक तस्वीर खींचने की ताकत देता है। आज की इस चर्चा में हम इन अहम बिंदुओं पर नजर डालेंगे। सबसे पहले द राइट नाउ टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बनाने का तरीका, उसके बाद वर्तमान पल के पार इसके इस्तेमाल, फिर जानेंगे कि नाराजगी और झुंझलाहट व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग कैसे होता है। इसके अलावा स्टेटिव वर्ब का दिलचस्प अपवाद और अंत में कंटिन्यूअस बनाम सिंपल प्रेजेंट की तुलना। तो चलिए अपनी शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, द राइट नाउ टेंस। ये इस ग्रामर स्ट्रक्चर का सबसे बुनियादी और मुख्य काम है। जब कोई काम ठीक बोलते समय यानी उसी पल प्रगति पर होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी क्रिकेट मैच की लाइव कमेंट्री चल रही हो। मैदान पर इस वक्त क्या हो रहा है वो बताना। अब एक वास्तविक बिजनेस सिनेरियो का ये उदाहरण देखते हैं। वो अभी फोन पर बात कर रही है, या अंग्रेजी में कहें तो शी इज टॉकिंग ऑन द फोन राइट नाउ। यहाँ काम बिल्कुल बोलते समय हो रहा है। वाक्यों में राइट नाउ या एट द मोमेंट जैसे शब्द ये जोर देकर बताते हैं कि एक्शन ठीक इसी क्षण हो रहा है। ये कोई रोज की आदत नहीं है, ये बस इसी पल की सच्चाई है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना। अब जब ये समझ आ गया है कि इसका इस्तेमाल कब करना है, तो आइए इसके पीछे की इंजीनियरिंग को समझते हैं। देखिए, किसी भी वाक्य को बनाना ना एक स्वादिष्ट रेसिपी तैयार करने या कोई इमारत खड़ी करने जैसा ही है। बस सही ईंटों को सही क्रम में रखना होता है। इसका फॉर्मूला मुख्य रूप से पहेली के 3 छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनता है। पहला टुकड़ा है हमारा सब्जेक्ट, जैसे आई, ही, शी, वी या दे। दूसरा सबसे अहम टुकड़ा है सहायक क्रिया, यानी वर्ब टू बी का वर्तमान रूप, जो है एम, इज या आर। और तीसरा टुकड़ा है मुख्य वर्ब, जिसके अंत में हमें एक छोटा सा आईएनजी जोड़ना होता है। उदाहरण के लिए आई के साथ एम और वर्किंग जुड़कर बन जाता है आई एम वर्किंग। कितना तार्किक है ना? और हाँ, आम बोलचाल में अक्सर इन्हें छोटा कर दिया जाता है, जैसे आई एम बन जाता है आई एम और शी इज सुनाई देता है शीज की तरह। वैसे आईएनजी जोड़ते समय कुछ मजेदार स्पेलिंग नियम भी काम करते हैं। इन्हें किसी उबाऊ नियम की तरह नहीं, बल्कि दिलचस्प पहेलियों की तरह देखना चाहिए। ज्यादातर वर्ब्स में तो बस सीधा सीधा आईएनजी जुड़ जाता है, लेकिन अगर वर्ब ई पर खत्म हो रहा है, जैसे राइट, तो उस ई को चुपचाप वहां से हटा दिया जाता है और ये राइटिंग बन जाता है। छोटे और दबाव वाले सिलेबल्स में आखिरी अक्षर दुगना हो जाता है, जैसे सिट का हो जाता है सिटिंग। और एक सबसे अनोखा नियम है, अगर वर्ब आई ई पर खत्म होता है, जैसे लाए, तो वो आई पूरी तरह से वाई में बदल जाता है और बन जाता है लाइंग। अब जो बात सच में बहुत ही दिलचस्प है वो ये कि इसमें सवाल पूछना अविश्वसनीय रूप से आसान है। प्रश्न बनाने के लिए हमें बाहर से कोई नया शब्द लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। बस जो हमारी सहायक क्रिया है, यानी वर्ब टू बी, वो अपनी जगह से उछलकर सब्जेक्ट के ठीक पहले आके बैठ जाती है। उदाहरण के तौर पर ही इज वर्किंग से प्रश्न बन जाता है इज ही वर्किंग। शब्दों की हेराफेरी का ये खेल वाक्यों के बीच एक बहुत ही सुंदर और सरल तालमेल बनाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे विषय की तरफ, वर्तमान पल के पार। यहाँ तक तो बुनियादी बातें एकदम साफ हैं, लेकिन अब इस टेंस की कुछ गुप्त पहचानों से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये टेंस सिर्फ उन चीजों तक सीमित नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ इसी सेकंड हो रही हैं। इसका दायरा काफी बड़ा है।
आइए देखते हैं कि ये समय के साथ कैसे फैलता है। अभी के लिए तो हम कहेंगे रिपोर्ट पढ़ना, लेकिन जरा इस महीने के बारे में सोचिए। घर से काम करना, यहाँ क्रिया ठीक बोलते समय नहीं हो रही है, बल्कि एक अस्थायी अवधि यानी एक टेम्परेरी पीरियड के लिए चल रही है। और सबसे मजेदार बात, जुलाई में कैम्ब्रिज जाना, ये भविष्य की एक ऐसी योजना है जो पहले ही तय हो चुकी है। तो देखा, एक ही टेंस वर्तमान पल, अस्थायी अवधि और भविष्य की सुनिश्चित योजनाओं, तीनों को कितने शानदार तरीके से कवर कर लेता है। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर उन स्थितियों को बयां करने में भी बेहद खूबसूरत है जो समय के साथ धीरे धीरे बदल रही हैं या विकसित हो रही हैं, जैसे मौसम ठंडा हो रहा है या द वेदर इज गेटिंग कोल्डर। जाहिर है ये बदलाव रातों रात तो नहीं हुआ, बल्कि एक क्रमिक परिवर्तन है जो धीरे धीरे हो रहा है। इसी तरह अर्थशास्त्र में अक्सर कहा जाता है आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। मतलब जब भी कोई विकास, सुधार या परिवर्तन धीरे धीरे प्रगति पर होता है तो यही टेंस हमारा सबसे सटीक साथी होता है। अब आते हैं चौथे भाग पर, नाराजगी और झुंझलाहट व्यक्त करना। ये इस टेंस का एक बहुत ही एक्सप्रेसिव और भावपूर्ण इस्तेमाल है। आखिरकार भाषा सिर्फ सूखे और बोरिंग तथ्य बताने के लिए थोड़ी है, इसका काम भावनाएं व्यक्त करना भी है। एक बहुत ही जाना पहचाना और हल्का फुल्का उदाहरण लेते हैं। वे हमेशा बहस करते रहते हैं या दे आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग। होता क्या है कि जब आईएनजी फॉर्म को ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली या फॉरएवर जैसे शब्दों के साथ मिलाया जाता है तो ये उन नियमित घटनाओं का वर्णन करता है जो बिना किसी प्लान के होती हैं और अक्सर अवांछित होती हैं। मतलब हम नहीं चाहते कि वे हों। किसी की कष्टप्रद आदतों या रोजमर्रा की झुंझलाहट को दर्शाने का ये सच में एक बहुत ही सटीक तरीका है। अब बात करते हैं पांचवें विषय की, स्टेटिव वर्ब का अपवाद। अब हम इस चर्चा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। किसी भी भाषा के व्याकरण में हमेशा कुछ न कुछ विद्रोही शब्द होते ही हैं जो सामान्य नियमों को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। आइए इन विद्रोहियों से मिलते हैं। स्टेटिव वर्ब एक ऐसा ही वर्ब है जो किसी एक्शन या भौतिक क्रिया के बजाय किसी अवस्था, स्थिति, अधिकार या किसी भावना का वर्णन करता है। ऐसे शब्द जैसे नो, लव, बिलोंग या हियर, ये कोई काम नहीं है, बल्कि ये अवस्थाएं हैं। और क्योंकि एक अवस्था कोई चल रही प्रक्रिया नहीं हो सकती, इसलिए ये वर्ब आमतौर पर आईएनजी वाले निरंतर रूप को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हैं। इस साफ विरोधाभास को जरा ध्यान से देखते हैं। एक कार पर अधिकार होना एक अवस्था है, कोई क्रिया नहीं। इसलिए सही रूप है शी हैज अ कार। शी इज हैविंग अ कार कहना व्याकरण के हिसाब से गलत है, क्योंकि अधिकार की अवस्था प्रगति पर नहीं होती, वो बस एक स्थिर चीज है। ये एक बहुत ही आम गलती है जिसे इस छोटे से नियम को समझकर आसानी से टाला जा सकता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कुछ वर्ब्स पूरी तरह से संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट के आधार पर स्टेटिव और सक्रिय दोनों हो सकते हैं। चलिए थिंक शब्द को ही ले लेते हैं। जब ये एक राय बताने के लिए हो, जैसे आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया, तो ये स्टेटिव है और इसके साथ आईएनजी नहीं लगता। लेकिन जब ये एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया हो, जैसे शी इज थिंकिंग अबाउट हर फ्यूचर, तब ये एक निरंतर क्रिया बन जाती है जिसे मापा जा सकता है। कहने का मतलब है कि जैसे ही अर्थ बदलता है, नियम भी बिल्कुल बदल जाता है। और अंत में हमारा छठा भाग, कंटिन्यूअस बनाम सिंपल प्रेजेंट। अभी तक सीखी गई सभी बातों को एक साथ पिरोने और इस विषय पर अपनी पकड़ मजबूत करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। इन दोनों कालों की तुलना करने से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। यहाँ दो मुख्य वर्तमान कालों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट अंतर है। प्रेजेंट सिंपल एक स्थायी तथ्य या दिनचर्या को दर्शाता है, जैसे मैं हर रविवार बास्केटबॉल खेलता हूँ। ये एक स्थायी आदत है जो समय के साथ बदलती नहीं है। वहीं दूसरी ओर प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक चल रही अस्थायी क्रिया को दर्शाता है, जैसे मैं अभी हॉकी खेल रहा हूँ। एक स्थायी है तो दूसरा बस पल भर का और अस्थायी। ये छोटी सी तुलना दोनों के बीच के फर्क को शीशे की तरह साफ कर देती है। आज के इस विश्लेषण के अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। जरा गौर कीजिए, हमारे आसपास अभी इसी वक्त कौन सी निरंतर क्रियाएं और अस्थायी स्थितियां हो रही हैं? दैनिक जीवन में होने वाली बातचीत पर ध्यान देना और उनका विश्लेषण करना ही किसी भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ज्ञान तभी काम का है ना, जब उसे वास्तविक दुनिया में लागू किया जाए।
तो अब दुनिया को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के चश्मे से देखने का समय आ गया है। इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आसपास हो रही हर हलचल पर नजर रखिए।